फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क डन बाय ग्राफ, एनर्जी, इट्स टाइप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आज हम सब का पोल खोलेंगे, सबको एक्सपोज करेंगे एकदम आसान भाषा में। तो आप हमारे साथ बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। माय नेम इज़ नियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा चैनल संकल्प टू फिजिक्स जर्नी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्राफ। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। अगर आपको ग्राफ के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है एग्ज़ाम में तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो चलिए हम बोर्ड पर दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ हमारा x1 से x2 तक चला है। तो हमें जो वर्क डन निकालना होगा, तो बेसिकली इस तरह के ग्राफ का जो वर्क डन होता है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये वाला जो एरिया होता है ये आपका वर्क डन हो जाता है। अब इस कर्व का जो भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन के लिख करके हमको करना होगा, क्योंकि ये कोई हमारा डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि इसका एरिया निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी फार्मूला से। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन लिखा जाएगा वो हो जाएगा एफ डी एक्स, और हमें जो लिमिट लेना है x1 से x2 तक, ये हो जाता है एरिया अंडर द ग्राफ। अगर हमारा जो ग्राफ में जो शेप डिफिनिट है, अगर कोई हमारा ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या फिर ट्रेपीजियम है, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला के जरिए हम उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ग्राफ डेफिनेट नहीं है, अगर ग्राफ में अगर फोर्स का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो हम उस फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। इंटीग्रेशन के जरिए हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखते हैं और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करके उसमें हम लिमिट के वैल्यू डाल करके और वर्क डन बाय द ग्राफ हम निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ और उस ग्राफ के जरिए हम किसी भी पार्टिकल के द्वारा वर्क डन को हम निकालेंगे। जैसे एक हमारा ग्राफ है और ये ग्राफ जो चला है वो ऐसे चला है, यानी कि मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और ये हमारा इस पर f है, इस पर हमारा x है। और ग्राफ जो चला है 0 से लेकर के डिस्प्लेसमेंट यानी x के डायरेक्शन में चला है, मान लेते हैं 5 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है। और ये जो फोर्स चला है मान लेते हैं 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमारा ग्राफ है, तो जब हम इसमें वर्क डन निकालेंगे तो बस ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंडर का एरिया, अगर एरिया में फाइंड आउट कर लेता हो किसी तरह से, तो हम वर्क डन निकाल पाएंगे। क्योंकि ये हमारा जो एरिया है काफ़ी डेफिनेट एरिया है, ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल का हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके हम एरिया को निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ग्राफ का शक्ल कैसा है, ट्रायंगल का है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल क्या निकालेगा, हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा ये, यानी कि 5 मीटर है, 5 के बराबर है, और इसका हाइट है 10। तो जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 5 25, यानी कि 25 जूल वर्क होगा। अब मैं एक दूसरा ग्राफ लेता हूँ। तो दूसरा ग्राफ ये है कि इस पर मैं दे रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, इस पर भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। और ये जो ग्राफ जो चला है ये पहले चला है ऐसे, यानी कि पहले 10 न्यूटन तक और 10 मीटर। उसके बाद ग्राफ हो गया 30 तक फ्लैट हो गया बिल्कुल, यानी कि कांस्टेंट फोर्स काम किया इस पर। देखिए फोर्स, क्योंकि ये फोर्स एक्सिस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो फोर्स में ये जो कांस्टेंट फोर्स लगा है 10 से लेकर के 30 तक। अब फिर ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड घटा है। आइए देखिए, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर फोर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हुआ है, फिर यहाँ पर जाकर कांस्टेंट हो गया है, यानी कि 30 तक कांस्टेंट रहा है। और 30 के बाद फोर्स का जो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्मली डिक्रीज किया है। तो ये हमारा शेप एक डेफिनेट शेप है। कौन सा शेप है, ये ट्रेपीजियम का शेप है।
हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगल और 1 रेक्टेंगल के एरिया के जरिए भी निकाल सकते हैं। अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं है तो, अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम लगा करके इसके एरिया को निकाल लेंगे और जो एरिया निकलेगा वही आपका वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एरिया हम निकालें, हम कुछ नाम दे देते हैं O, A, B और C। तो वर्क डन जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। तो एरिया क्या है हाफ, और इसमें जो हमको 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है। कितना है, अगर ये हमारा पैरेलल लाइन है तो इसके बीच का परपेंडिकुलर 10 के बराबर है, तो 10 इंटू और दोनों पैरेलल लाइन का सम। पैरेलल लाइन एक ये है AB जिसका सम कितना है, इसकी लंबाई यानी कि 10 से 30 तक, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 30 में 10 को घटा दे तो 20 हो जाती है, 20 और प्लस दूसरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कितना है 40 है, तो 20 + 40 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 60, 2 5 जा 10, तो 300 जूल। तो इस ग्राफ के जरिए हमें 300 जूल वर्क को परफॉर्म करना होगा। तो यही है ग्राफ का कंसेप्ट। अगर हमको ग्राफ को पहले ऑब्जर्व करना होता है, ग्राफ क्या फिक्स्ड ग्राफ है या किसी फिक्स्ड शेप का ग्राफ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर फिक्स्ड शेप का ग्राफ नहीं है, अगर वेरिएबल ग्राफ है, तो उस वेरिएबल ग्राफ का हमको इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के जरिए हमको पता लग जाएगा कि उसका वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है एनर्जी। अगला टर्म है हमारा एनर्जी। आप बचपन से स्टडी करते आए हैं कि एनर्जी बचाओ, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी, जैसे आपने सुना है बचपन के साइंस की किताब में मुझे लिखी रहती थी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर किसी भी चीज़ में काम करने का दम है, इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर है, इतना समझ। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी है। अब कौन सी एनर्जी है, तो इसके स्टडी हम आगे करेंगे। अगर मैं किसी भी चीज़ को ग्रेविटेशन के खिलाफ ऊपर थोड़ा उठाता हूँ, तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये वर्क कर सकती है, किसी का सर तोड़ सकती है, या अगर किसी हम ग्लास पर गिरा तो ग्लास को क्रैक कर सकती है। ये ऐसा इसलिए कर सकती है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी आ गई। किसी बुलेट को अगर मैं हाथ में रख कर किसी को दिखाऊं तो क्या उसके अंदर एनर्जी है? नहीं। लेकिन उसी बुलेट को अगर गन में हम रिस्टोर कर दे, लोड कर दे, उसके बाद मैं किसी को बोलूं तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो बंदूक किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। तो बेसिकली एनर्जी क्या होता है? एनर्जी काम करने की एक क्षमता होती है, काम करने की एक कैपेसिटी होती है। जो चीज़ काम कर सकती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, अगर वो काम कर सकती है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी यही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं। हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हम मैकेनिक्स में हम सिर्फ 2 तरह के एनर्जी को स्टडी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो है मैकेनिकल एनर्जी। और जो बाकी की एनर्जी है, जैसे थर्मल एनर्जी, हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, साउंड एनर्जी साउंड में स्टडी करते हैं, लाइट एनर्जी ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। अभी जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें हम जिस एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं वो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें 2 तरह के मैकेनिकल एनर्जी, मेनली उसको एनर्जी को क्लासीफाइड 2 तरह से किया गया है। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। काइनेटिक का मतलब है कि मोशन, यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर होती है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो लिखता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी का तो सबसे पहले डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये एनर्जी कहलाती है। तो हम जो एनर्जी को क्लासीफाई करेंगे ब्रॉडली, वो 2 तरह की होंगी।
और ऑन द बेसिस ऑफ दो तरह की जो एनर्जी होगी, दो हम एनर्जी को जो मैकेनिकली क्लासीफाइड करेंगे दो तरह से करेंगे, और ये एनर्जी दो तरह की होगी, वो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स, जिसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करने वाले हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। पहला का नाम है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसके सबसे पहले फंडामेंटल को समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी किस तरह के ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह के ऑब्जेक्ट में, यानी कब स्टोर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से नाम से क्लियर है कि काइनेटिक का मतलब होता है मोशन की वजह से किसी वस्तु में अगर एनर्जी आती है तो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अगर कोई हमारा कार कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि उस कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, और वो कार कुछ भी कर सकती है। जैसे बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, क्योंकि काम करने की क्षमता उसमें आ गई, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। किसी का एक्सीडेंट कर सकती है, अगर निगेटिवली देखा जाए तो वो वर्क कर सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन मी कि हम किस तरह का उससे हम वर्क करवाना चाहते हैं, तो वो वर्क कर सकती है। उसके अंदर एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो आती है बेसिकली ऑब्जेक्ट में, वो होता है उसके कन्फिगरेशन की वजह से, उसके पोजीशन में हम कुछ कन्फिगर करते हैं। जैसे किसी स्प्रिंग में जो उसके स्प्रिंग जो नेचुरल लेंथ में होता है, अगर उसके स्प्रिंग में या तो हम कंप्रेशन क्रिएट करें या फिर एलोंगेशन क्रिएट करें, तो उस स्प्रिंग में जो एनर्जी आती है वो होता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि उस स्प्रिंग में कोई मोशन नहीं है, हम थोड़े से फोर्स लगा करके या तो हम एलोंगेट कर सकते हैं या फिर उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेशन से जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो एलोंगेशन से स्टोर होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी स्टोरेज का जो काम होता है वो किसी फोर्स के जरिए होता है, क्योंकि फोर्स के जरिए होता है। अगर हम ग्रेविटी के खिलाफ किसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट तक उठाते हैं, मतलब कि हमने उस ग्रेविटी के विरुद्ध में वर्क किया, और ये वर्क जो हो गई ट्रांसफ़र हो गई एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन क्या होता है, बस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करना हो तो हमें फिर उस पर वर्क करना होगा। जैसे कोई हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हमने F फोर्स से इधर खींचा, तो इसमें एक एलोंगेशन क्रिएट हुआ। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये x अमाउंट में एलोंगेशन क्रिएट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसको छोड़ दिए तो ये वापस मूव करने की कोशिश करेगी। तो मतलब जो हमने इसको खींचा तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, और जब इसको हमने छोड़ा तो फिर बैक टू रीगेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद जो इसके अंदर एनर्जी आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। और फिर इसके अंदर अगर अपने नेचुरल लेंथ प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर वेलोसिटी रहा तो फिर से वो थोड़ी सी और कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि उसमें फिर दो एनर्जी आ जाएगी। पहले क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, फिर ओरिजिनल लेंथ को प्राप्त करने के क्रम में हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनली थोड़ी सी कंप्रेस होगी आगे की तरफ, तो फिर से हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम बार बार एनर्जी को हम बदलते रहते हैं, हम एनर्जी को बदल सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का क्या होता है ना, एनर्जी एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही एनर्जी का जो कंजर्वेशन का सिद्धांत कहता है। एनर्जी ना तो बर्बाद होता है ना हम उसको बना सकते हैं, एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पंखे बल्ब के पास आती है, तो पंखा में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो पंखा नाचती है। वही एनर्जी का बस उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे किसी बल्ब का जलना तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक अगला टॉपिक है जो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम इसको पढ़ेंगे, और हम बस मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। तो ये होता है एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी जो आया है तो वो बेसिकली आता है पोटेंशियल एनर्जी। बस पोजीशन में आप चेंज कीजिए, उसे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कीजिए
तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। और मूवमेंट की वजह से, जो मोशन की वजह से जो जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपको 2 एनर्जी आपको याद रहना है, और इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर इस लॉ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप न्यूमेरिकल को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हम इस लॉ को पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, इस लॉ को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बेसिक ऑब्जर्वेशन पर हम उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ कुछ दूसरे टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो फोर्स जब वर्क करेगा तो उसका वर्क डन जो होगा वो बिल्कुल पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। आप किस पाथ से ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, जिसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, जिस पाथ से हम लेके जाएंगे उस पूरे पाथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरे पाथ पर उसको रगड़ा खाना है, अब पूरे पाथ पर फ्रिक्शन वर्क करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फोर्स हैं जो बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं, जैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क एनर्जी को डिसिपेट करता है। जैसे किसी चीज़ को ज़मीन पर हम घसीटेंगे तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो देखिएगा वो फ्रिक्शन डिसिपेट करता है हीट के फॉर्म में, यानी हीट एनर्जी के फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस हो जाता है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं, चाहे हम इसको इस पाथ से लाएं, चाहे इसको हम इस पाथ से लाएं, चाहे इसको हम इस पाथ से लाएं। तो ये तीनों पाथ के जरिए जो वर्क डन होगा फिक्स रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ को नहीं देखता किस पाथ से आप ला रहे हैं, ये सिर्फ देखेगा कि इसका पोजीशन कितना डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं तो ये इस ऑब्जेक्ट को इसके लेवल में ला करके हम चेक करेंगे, इसके लेवल में बस ये क्या है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ऑब्जेक्ट में वो h डिस्प्लेसमेंट हुआ है। h ये क्या पाथ है इसका कोई मतलब नहीं है, उसका जो जीरो लेवल है, यानी कि जो जिस लेवल पर ला रहे हैं, जिस लेवल से जिस लेवल दूसरे लेवल पर ला रहे हैं, उस लेवल के बीच के डिस्टेंस को वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको वो मेज़र करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेज़र करेगा। अगर मान लेते हैं ये h है, तो चाहे हम इस रास्ते के जरिए लाएं चाहे इस रास्ते, क्या इसमें h में किसी भी तरह की चेंजिंग आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो ये हमारा h तीनों केस में फिक्स है, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें सेम वर्क करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली मैं यहाँ पर जो वर्क कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल के खिलाफ कर रहा हूँ। पाथ इंडिपेंडेंट, जैसे हमने ये कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से, फिर फाइनली यहाँ पर ले आए, तो इस पाथ में हमने जहाँ से शुरू किया तो फिर हमने वहीं पर ले आया, तो ये बताओ इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो इसका वर्क डन भी 0 हो जाएगा। लेकिन यही और फ्रिक्शन फोर्स के ज़रिए अगर मैं बोलता वर्क डन कितना हुआ, तो जितने भी पाथ से सब पर फ्रिक्शन काम करता, इस पर भी करता, इस पर भी करता, इस पर भी करता, इस पर भी करता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट फोर्स होता है। अब पाथ डिपेंडेंट फोर्स को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस पर हम कुछ एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर मान लेते हैं कोई हमारा ब्लॉक m है, कोई ब्लॉक m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा कि हम काइनेटिक के ई लिखेंगे 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम जो भी फार्मूला लगाएंगे वो m है मास ऑफ द बॉडी, v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो ये फार्मूला होता है 12mv²। अगर पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत तरह के होते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है कि किस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया है। अगर हमारा स्प्रिंग फोर्स मान लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स, इसमें एक ब्लॉक है, इसको हमने x एलोंगेट करके हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए, इसका मास मान लेते हैं m। जब इस ब्लॉक को हम F फोर्स लगा करके एलोंगेट करते हैं, इस तरफ हम एलोंगेट करते हैं, तो इस सिस्टम पर हम कुछ वर्क करते हैं। इस सिस्टम पर हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अब जो वर्क डन हो गया तो इस वाले सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब यहाँ पर लाकर इसको फिर से हम छोड़ेंगे तो फिर वापस अपने ओरिजिनल जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसमें उसको रिगेन करना चाहेगा, तो वो इधर भागेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। तो इस पर जब वर्क करेंगे तो वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स होगा, इस पर जब इसको इधर खींचेंगे तो इस पर स्प्रिंग एक फोर्स लगाई, इसका नाम है kx। स्प्रिंग फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही बड़ा इसमें, उतना ही बड़ा क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा। अगर x बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर x का मान पुट करेंगे और k जो है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा क्योंकि हर स्प्रिंग का अपना अपना स्टिफनेस होता है, स्टिफनेस वैल्यू होता है, उसका कांस्टेंट होता है। एलोंगेशन डिपेंड करता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पे कि वो कितना स्प्रिंग को एलोंगेट कर पाता है। अगर एलोंगेशन ज़्यादा है तो हमारा स्प्रिंग फोर्स जो इधर फोर्स लगाने की जो कोशिश करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर कम है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इस हम जो F फोर्स के ज़रिए जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो उस पहले वर्क डन को पहले निकालते हैं और जो वर्क डन का वैल्यू जो आएगा वही इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है F इक्वल टू है kx, यानी कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही अप्लाई कर रहे हैं जितना कि स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड लगभग स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो हम वर्क डन का जो डेफिनेशन होता है F डॉट dx, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होता है? इसमें पहले कोई एलोंगेशन नहीं था, तो मतलब जीरो पर था, ये अपने ओरिजिनल लेंथ में था और इसमें हमने जो खींचा है x तक खींचा है। तो F का वैल्यू हम kx डालेंगे, kx और dx 0 से x। तो हम यहाँ पर k कांस्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा 0 से x। तो ये हमारा हो जाएगा k इंटू x²/2, इसको हम लिखें तो हाफ kx²। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ kx²। तो स्प्रिंग फोर्स के जरिए जो स्प्रिंग फोर्स पर जो वर्क किया जाएगा वो वर्क स्प्रिंग में इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, जिसका वैल्यू है हाफ kx², जहाँ पर k है स्प्रिंग कांस्टेंट और x है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ये कंप्रेशन भी हो सकता है, ये एलोंगेशन भी हो सकता है। अगर मैं इसको इधर दबा दूँ x डिस्टेंस तक, इसको कहते हैं कंप्रेशन, और जब मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो इसको कहते हैं एलोंगेशन। ठीक है, तो दोनों बात का ध्यान रखें, कंप्रेशन हो रहा है या फिर एलोंगेशन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेम वर्क, ये जो फार्मूला है सेम वर्क करेगा। यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू पुट करेंगे, हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ये जो है ग्राउंड है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है m मास की, और इसको हमने F फोर्स लगा करके इसको लिफ्ट किया और हमने इसको यहाँ पर ले आया, यानी कि h हाइट तक, ग्राउंड से h हाइट तक ले आया। हमको उतना ही फोर्स अप्लाई करना है जितना कि इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि इस पर ग्रेविटी फोर्स कितना लगने वाला है? mg लगने वाला है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? mg के बराबर, mg के बराबर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो अब हमने मान लेते हैं कि इस फोर्स का वैल्यू कितना हमने लगाया? mg के बराबर, और हमारा फोर्स भी लग रहा है इधर, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इधर, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो इसको एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर वर्क किया। जब एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम पर वर्क करता है तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हुआ, क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ तक उठाया गया तो h हुआ। हाँ, F केवल कितना है? mg, mgh। तो ये जो वर्क हुआ है इस वाले सिस्टम पर यहाँ से यहाँ तक उठाने में,
यही वर्क डन ट्रांसफ़र होगा इस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, mgh, इस बात को याद रखना है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस थ्योरम को आना बिल्कुल ज़रूरी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है हम उसको देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर वर्क किया जाता है, इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और जितने अमाउंट में एनर्जी बढ़ती है, जितने अमाउंट में एनर्जी बढ़ती है वो वर्क डन के बराबर होता है। मान लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल का मास m है और इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है इस तरफ। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो है वेलोसिटी हो जाती है v, मास तो वही रहेगा। इनिशियली इसका वेलोसिटी ऑब्वियसली कम है, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया गया इसी तरफ, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, और चेंज होकर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी v की तरफ चली जाएगी। तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितनी मात्रा में इसकी एनर्जी बढ़ी है वो एनर्जी बेसिकली वर्क डन के बराबर होगा। कैसे? तो यहाँ पर जो वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ही सब काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर ही सब काम हो रहा है, इसमें किसी भी तरह की पहले से एनर्जी नहीं थी। पहले से जो एनर्जी थी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, और उसी एनर्जी में हमने पहले से जो था उसमें थोड़ा सा हमने और वर्क कर दिया, तो उसका एनर्जी चेंज हो गया। एनर्जी चेंज होकर के ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, जितना हमको डिफरेंस आता है एनर्जी में वो एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv², और जो इनिशियली है वो है हाफ mu²। ये हो जाता है वर्क डन। तो यही है हमारा, यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें मैं और भी एक केस में दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जिसमें मैं पहले से उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगा। एनर्जी बढ़ाने में हम किसी भी तरह से एनर्जी उसमें बढ़ा सकते हैं, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दीजिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ा दीजिए, तो जितना भी अमाउंट में बढ़ेगा वही होता है वर्क डन के बराबर। तो देखते हैं, फिर दूसरा केस देखते हैं। ये केस 1 था, ये ग्राउंड लेवल पर ही हो रहा था, इसमें किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पहले से था। अगला केस है कि अगर ये बॉडी है मास m, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, और हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इस तरफ फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इसके पास शुरू में ये बेसिक ग्राउंड लेवल पर ही है, इसके पास किसी भी तरह का एनर्जी नहीं था। फोर्स अप्लाई करने के बाद इस पर जो एनर्जी आने वाली है, क्योंकि जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पहले कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने का, आइए हम इसको लगातार लगा ही रहे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर लगाया फिर छोड़ दिया, इसको मैं लगातार अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक समय के बाद ये थोड़ा सा कंप्रेस पहले करेगा, ये स्प्रिंग जो है पहले कंप्रेस करेगा। मान लेते हैं कि जो कंप्रेशन इसके अंदर आया हम मान लेते हैं x है, और कंप्रेशन के साथ इसमें एक वेलोसिटी भी आएगी, क्योंकि जैसे ही इस पर थोड़ा सा इमेजिन, जैसे हम इसको स्प्रिंग को ऐसे करेंगे तो स्प्रिंग में कंप्रेशन भी आएगा और उस ब्लॉक में एक वेलोसिटी भी आएगी। तो इसमें पहले एनर्जी था 0, अब जो एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आई, क्योंकि ये मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, और कंप्रेस के जरिए जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या क्या होगा, इसमें मान लेते इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गया और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, हाफ की x²। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हमको एनर्जी को देखना पड़ता है कि उसमें कौन कौन सी एनर्जी, पहले एनर्जी का लेवल क्या था, क्या पहले कोई एनर्जी था या नहीं था। नहीं था
तो नहीं था तो ज़ीरो था, अगर था तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, और बाद में कितना एनर्जी हो गया फोर्स लगाने के बाद, वो बाद वाली एनर्जी को पहले वाली एनर्जी से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो एनर्जी आएगा वही वर्क डन कहलाता है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि नाम ही ये वर्क एनर्जी, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क, वर्क एनर्जी थ्योरम।